वेलकम बैक। मसूद साहब, शहर के अंदर बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे ऐसे आसार कदीमा मौजूद हैं जो शहर कराची को मुख्तलिफ हवालों से हमारी हैसियत और हमारी अहमियत को मज़ीद उजागर करते हैं। इसके अंदर कहा जाता है कि कुछ ऐसे अशख़ास भी आए कि जिनको मज़हबी किताबों में ख़ास अहमियत हासिल है, जैसे कि हिंदू मज़हब के बड़े लोग, इस्लामिक हिस्ट्री और आइडियोलॉजी, कुछ इस हवाले से बयान करें। देखिए, जो रिसेंटली डिस्कवरीज़ हुई हैं, उसमें तो कराची जो है वो इंडस वैली मोहनजोदड़ो के ज़माने से भी पहले की यहाँ पे आसार मिले हैं। और इस पे अभी काम भी हुआ है, गटाप वाली साइड पे कुछ साइट्स मिली हैं। अ, उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ी जो फ़ोकलोर में भी है और हिंदू जो डिस्कोर्स है, किताबों में भी पब्लिश्ड है कि राम और सीता जब वो हिंगलाज जा रहे थे, तो वो 40 दिन तक यहाँ कराची में रहे थे। और ये जो क्लिफ्टन में जो मंदिर है, शिव महादेव टेम्पल जो है, यहाँ पे वो तपस्या की थी उन्होंने। और राम ने एक बाग भी लगाया था, जिसको राम बाग कहते थे, अब उसको आराम बाग कहते हैं। ये उसकी तरफ है, मेमन मस्जिद वाली साइड पे। आ, उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, मतलब जैसे राजा दलुराय का जो महल था, वो बाथ आइलैंड पे था। उसके आसार अभी भी हैं, मैं जाके खुद देख के आया हूँ। हालांकि वहाँ पे वो अब बेंगलोज बन चुके हैं सरकारी अफसरान के, लेकिन वहाँ पे वो आसार हैं। उसको महफूज रखना चाहिए, कराची की हिस्ट्री है। फिर मोरलो मीर बहर जो था, जो एक्चुअल जिसको फाउंडर ऑफ कराची आप कह सकते हैं, मॉडर्न कराची का, उनका उसका मज़ार जो है वो मसरूर बेस के अंदर है। उस पे एक फेस्टिवल लगता था मछेरों का। अच्छा, यहाँ के ना 2 फेस्टिवल मेन थे कराची के। एक मोरलो का मेला, और दूसरा अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मेला, जिसमें वो बहुत सारे इनके जो मानने वाले थे वो मकरानी बलोच हुआ करते थे। तो वो छोटी गधा गाड़ियों गाड़ियों की रैली निकाला करते थे। अभी भी निकालते हैं मेरा ख्याल है, लेकिन वो उस लेवल की नहीं है। हालाँकि इंडिजिनस कराची के ये फेस्टिवल्स हैं। मोरल वाला भी खत्म हो गया। उन्होंने मशहूर बेस वालों ने उनको आना मना कर दिया। लोग वो जो मछेरे जो आते थे, दिस सिटी वाज़ अ फिशिंग सिटी, फिशर folk का सिटी था। तो वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद रीसेंट हिस्ट्री में भी आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे ज्यूज़ थे, पर्शियन ज्यूज़ यहाँ थे, यहूदी रहते थे। फिर पारसी जो है उनका भी कल्चर है यहाँ पे, वो भी है। फिर गोअन जो क्रिश्चियंस हैं, उनका भी एक कल्चर है। भले ठीक है 200-300 साल पुराने का है, लेकिन ये कि वो भी एक अलग एक वो आइडेंटिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये कि जो ब्रिटिश ज़माने की जो कंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी हमारा हेरिटेज है, जो बुरी तरह से ख़त्म हो रहा है। जैसे आप देखें ना कि बिल्डिंग्स पे डिमोलिश करके वो नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं। हेरिटेज नहीं रहेगा, क्या करेंगे शहर को फिर? तबाह हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा मसूद साहब, हम किताब में अंदर ये भी पढ़ते हैं कि कराची में भी सुनामी आ चुका है, और जब वो सुनामी आया था तो कहा जाता है कमोबेश कोई 10,000 लोग डिस्प्लेस आ रहे थे। 11 लोग मरे थे। डिस्प्लेसमेंट की रिपोर्ट्स नहीं है। उस वक़्त देखें, उस वक़्त 45 में कम्युनिकेशन नहीं थी। ये जो अखबार छपे थे वो लंदन में या इंडिया में कहीं छपे थे। तो उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी हैं वो इस तरह है कि भाई 4,000 लोग मर गए मकरान कोस्ट पे, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी। तो वो तो मेरा ख्याल है अंडर रिपोर्टेड था। हाँ, तो मैं आपसे पूछ ही रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई सुनामी आता है, और इसके साथ ही ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि किस कदर पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है, प्रोबेबिलिटी कि सुनामी दोबारा शहर में आए, और उसका स्पैन, उसका जो इफ़ेक्टेड एरिया होगा वो कितना होगा? देखिए, जो 45 में जो सुनामी आई थी, वो आई थी सबडक्शन ज़ोन, जो मकरान सबडक्शन ज़ोन जिसे हम कहते हैं, 150 नॉटिकल माइल्स समंदर में है कराची से। अच्छा, वो ट्रिपल जंक्शन भी है। वहाँ पे अरेबियन और यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट उसमें सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट में, लेकिन वहाँ पे इंडियन प्लेट भी है। 80 साल हो गए हैं 45 के बाद, वहाँ से कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई, एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है। तो आप सोचें कि हज़ारों एटॉमिक बॉम्ब्स की एनर्जी वहाँ मौजूद है। अल्लाह रहम करे, 80 साल ना आए, 100 साल तक ना आए। लेकिन हम डिज़ास्टर के कॉन्टेक्स्ट में ये तो नहीं बैठ सकते कि जी बस कुछ नहीं होगा। किसी भी वक़्त अगर एक्टिविटी हुई, तो उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है, पोटेंशियल मैग्नीट्यूड जो है साइंटिफिकली, वो है 8.7 टू 9.2 रिक्टर स्केल पे। 9.2 रिक्टर स्केल पे
या 9.3 जब आया था इंडियन ओशन में 2004 में दिसंबर में, तो कहते हैं कि ज़मीन अर्थ जो है अपने एक्सेस से थोड़ा हिल गई थी, इतना बड़ा खतरनाक ज़लज़ला था। तो सुनामी तो 20 मिनट के अंदर आ जाएगी। क्या हम उस ऐसी सिचुएशन को, जिसको हम इस वक्त दुआ करते हैं कि ना आए, उससे निपटने के लिए किसी हद तक तैयार हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है। दूसरा ये कि यहाँ हम बजाय ये समझे कि हम कोई हम तनकीद नहीं कर रहे, हम हाईलाइट कर रहे हैं, चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। पाकिस्तान के 2 मेन पोर्ट्स इस शहर में हैं, दोनों वल्नरेबल हैं। 3 करोड़ की पॉपुलेशन इधर रहती है। हाई राइजेज़ हैं जो उस ज़माने में नहीं थी, 1945 में, 1902 में भी नहीं थी जब साइक्लोन आया था। खड़े-खड़े बिल्डिंग गिर जाती है, जैसे लियारी में एक बिल्डिंग खुद ब खुद खड़े-खड़े गिर गई, ऐसे ही। तो आप अंदाज़ा करें कि यहाँ क्या होता है छोटी-मोटी एक्टिविटी का। दूसरा ये कि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब हमारे जो तजर्बा हमारा जो जापान का है कि वहाँ पे हालांकि उनकी टेक्नोलॉजी भी एडवांस थी और सी लेवल से भी हाई था, यहाँ हमारे पास उसके लिए क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम के अलावा हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अब क्या मैं तो कहता हूँ कि इसके लिए बाकायदा हर लिहाज से एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी ऑडिट कराना चाहिए कि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे कोई भी सुनामी या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो हम प्रिपेयर्ड हैं, अगर नहीं है। दूसरा ये कि इवैक्यूएशन प्लान है कोई कराची से, अगर आप लोगों को इवैक्यूएट करें। मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, क्यों ये शारा फैसल पे ट्रैफिक जाम क्यों हुआ। हर बंदा कहीं ना कहीं जा कोई भाग रहा था, कोई आ रहा था, कोई कोई ऑफिस से घर जा रहा था, कोई घर से कहीं और जा रहा था, कोई जब सारे लोग रोडों पे आ गए तो फिर इवैक्यूएशन किस चीज़ की करेंगे। देयर इज नो इवैक्यूएशन इन कराची, यू कांट इवैक्यूएट फ्रॉम कराची। इफ यू आर हिट बाय द डिजास्टर, द बेस्ट वे इज कि इंडोर्स रहें, क्योंकि अगर आप रोड पे आ गए तो पक्के मरेंगे। तो इवैक्यूएशन प्लान कहाँ है, कैसे इवैक्यूएट करोगे। अच्छा, इस बात की क्या वजह है मसूद साहब कि इस शहर कराची के अंदर यके बाद दीगरे हम ज़लज़लों के झटके सुनते हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। ये ज़लज़ले के झटके बार-बार आना किस बात की निशानी है? देखें, एक सिंगापुर के किसी इदारे ने, नाम मैं भूल गया हूँ, रिसेंटली कोई 1-1.5 महीना हुआ है, उन्होंने वो इवेल्युएट किया था, मेजर किया था कि मलीर, लांडी और ये जो कुछ एरियाज़ हैं, ये कोई पता नहीं 1.5 इंच या कोई 2 इंच, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कुछ सेंटीमीटर जो है धंस रहा है, नीचे जा रहा है। सतह ज़मीन से नीचे जा रहा है? हाँ, अच्छा। मतलब धंस रहा है, अंदर जा रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक इंडिकेटर है और ये शो कर रहा है कि अच्छा, अब वो ये जो एरियाज जो उन्होंने मेंशन किए हैं ये हैं लांडी माइनर साइज्मिक फॉल्ट के ऊपर, और ये प्रोन है टू द एक्टिविटी ऑन अलाबंद मेजर seismic fault which stretches from गुजरात इंडिया टू पैरेलली आगे जाके बलुचिस्तान चला जाता है। मेरे हिसाब से उसकी एक वजह ये है कि भाई अंडरग्राउंड पानी आप निकालते हो, ये एक बताया जाता है कि भाई ये वजह है जिसकी वजह से वो एक्टिव हो रहा है। यानी कि बोरिंग वगैरह जो होती है? हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात नहीं है। बात ये है कि आपने जो पूरे इनके वाटरवेज से, जो पूरी दरियाओं के, दोनों दरियाओं की स्टोरीज, उनके मड फ्लेट्स, उनकी विड्थ और डेप्थ जो थी वो आपने कंप्रोमाइज़ कर दी। फिर आपने क्रीक्स और सब क्रीक्स को बंद कर दिया। अब आप पास सारा चोक्ड है और ये टाइडल डेल्टा है। ये कोई दुबई नहीं है या कतर या सऊदी अरब नहीं है, वो डेजर्ट्स हैं। वहाँ कोई लियारी या इंडस रिवर नहीं है, ना मलीर रिवर है, और वहाँ पे कोई टाइडल प्रेशर नहीं है। यहाँ पे तो 24/7 365 दिन टाइडल प्रेशर आता रहता है, और आप हाई राइजेस बनाते बनाते रिक्लेम करते करते अंदर जा रहे हैं जैसे इट्स बिजनेस एज यूजुअल। इट्स नॉट बिजनेस एज यूजुअल, ये तो आप छेड़खानी कर रहे हैं उनके साथ। तो वो होता ये है कि उसका कम्युनिटिव इफेक्ट ये होता है कि वो गिव इन करता है, धंस जाता है। अच्छा, मैं आपको एक ही बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 9वीं सदी से लेके आज तक जितने भी ज़लज़ले आए हैं उसमें बड़ा रोल अलाबंद मेजर साइज्मिक फॉल्ट का है। 9th सेंचुरी में आया और देबल पोर्ट जो था वो धंस गया और पानी में चला गया। अभी भी वो हमने कुछ दोस्तों ने वो स्पॉट फाइंड किया है जिस जगह के जिसके नीचे हम समझते हैं कि सबमर्ज्ड है,
देबल पोर्ट। ये पोर्ट कासिम के नहीं, ये आगे, ये आगे क्रीक्स में है, मतलब यहाँ से दूर है। अच्छा, ये रिपोर्ट हुआ है हिस्ट्री में 2 जगहों पे, तारीख़ुल खुलफा अल्लामा सयूती की और इब्न जूज़ी की। जूज़ी जो है वो ये तो बताता है कि भाई वो एक ख़त लिखा था देबल से किसी ने बहरीन के गवर्नर को, और वो एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा था। वो लिख रहा है कि हमने इस वक्त, वो लंबा चौड़ा है, लेकिन वो कहेंगे इस वक्त ज़लज़ला आया, इस वक्त जब मैं ख़त लिख रहा हूँ 20,000 लाशें हम निकाल चुके हैं, 20,000 लाशें। तो आप अंदाज़ा करें कि 9वीं सदी में वो ये कह रहा है। फिर अल्लामा सयूती आगे लिखता है कि देबल में ज़लज़ला आया और 1.5 लाख लोग मरे हैं, तारीख़ुल खुलफा में 1.5 लाख लोग कब मरे हैं? 9वीं सदी में, जब आपने ये कोई भी तजावुज़ात नहीं किए थे, यहाँ पे कोई हाई राइजेस नहीं थी। पॉपुलेशन कितनी होगी 9वीं सदी में? 1.5 लाख लोगों के मरने की आप अंदाजा करें कि पॉपुलेशन कितनी होगी उस यानी कि जो मौजूदा कराची है वो उस वक्त के देबल के अंदर ही वाक़ था। नहीं, देबल जो है वो चूंकि देबल स्टेड एज अ पोर्ट जब ये ज़लज़ला आया उसके बाद कुछ अरसा रहा, लेकिन इट वाज अ सेकेंडरी पोर्ट। जो प्राइमरी पोर्ट इस ज़लज़ले के बाद बनना शुरू हुआ वो लाहरी पोर्ट था। तो लाहरी पोर्ट जो है वो समझें कि वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे अभी भी मौजूद है, जाखी बंदर कहते हैं। जाखी बंदर इज़ दी लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि लाहरी पोर्ट स्टेड एज अ पोर्ट, एज अ मेजर पोर्ट फॉर 700 ईयर्स, 700 सालों तक वो मेजर पोर्ट था। मेरे हिसाब से लाहरी पोर्ट की साइज आधे कराची के बराबर होगी। तो कहाँ पर एग्जैक्टली वाक़ है? हम्म, आप अगर मीरपुर साकरों से बोट पकड़ें तो जाखी बंदर आप जा सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे अभी वो इनकी एक वो उसके करीब बनी है एक ये जो विंड पावर प्रोजेक्ट भी है एक इनका, मैं कह रहा हेडो चाइना का या किसी का है, उसके करीब है। गूगल करेंगे तो आ जाएगा ये, गूगल अर्थ पे। अरेबियन उसी में ही हाँ हाँ, क्रीक्स में है। क्रीक्स में। अच्छा, सिंध की का ट्रेंड था, सिंधीज वर आप कह सकते हैं एक्सपर्ट सीफेयरर्स। अभी मैं इसकी हिस्ट्री मैंने कलेक्ट की है कि किस तरह इन्होंने अरबों को हेल्प की, रीसेटल हुए, और तो ये कभी भी पोर्ट जो है कोरंगी क्रीक से इस तरफ नहीं बनाते थे, क्योंकि इनको पता था कि अर्थक्वेक जोन है। ये बड़ी विजडम थी, और जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे उस तरफ थे। अच्छा, फिर मैं और भी डिजास्टर बताऊँ ना। फिर 1668 में ज़लज़ला आया। उस वक्त चूंकि लाहरी पोर्ट जो था वो कंजस्टेड हो गया था, क्योंकि पोर्चुगीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ये सारे आने लगे थे, और ये मॉडर्न जो जहाज़ वगैरह बन गए थे, तो ट्रेड वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो औरंगज़ेब मुल्तान का गवर्नर था, उसने एक नया पोर्ट बनाया पैरेलली, जिसको औरंगा पोर्ट कहते हैं। तो औरंगा पोर्ट जो है वो 1850 में बना। उसने ट्रेड शुरू की, और 1868 में वो अर्थक्वेक हिट हुआ, और उसमें उस वक्त वक़ाए नगार जो थे, मैं वो देख के आया हूँ, वो शहर में इस पानी में जाके देख के आया हूँ। उसके आसार मौजूद हैं? हाँ, बहुत बड़े भाई, 6 किलोमीटर पे हैं। वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का चर्च भी मौजूद है। मैं उसका वहाँ से उसके पत्थर भी लाया था, मेरे पास पड़े हुए हैं। तो वो उन्होंने कहा कि जी 30,000 हाउस होल्ड्स जो है ना वो गर्क हो गए। तो फिर हमने उसकी कैलकुलेशन की, तो हमारे हिसाब से 1 लाख से 1.5 लाख लोग मरे थे 17th सेंचुरी में। फिर एक सेकेंडरी पोर्ट था सिंदरी, जो बदीन डिस्ट्रिक्ट और इंडियन, अभी वो इंडियन टेरिटरी में, लेकिन मतलब बदीन के करीब है। वहाँ पे एक किला भी था 1819 में, और उस वक्त अंग्रेज़ों ने फ़ोटो भी निकाले थे, स्केचेस भी हैं। अब वहाँ जाएँ तो वो बिल्कुल सरफेस है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वर्क हो गया। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है उसमें एक ख़ास ट्रेंड नज़र आता है कि बिल्ट अप स्ट्रक्चर जो है वो वर्क हो जाता है पूरे का पूरा। हमारे यहाँ जो मनोड़ा की साइट है, और जो साथ ही साथ मीठाधर और खारादर के इलाके हैं, क्या वो भी किसी किले की फसील के आसार ज़ाहिर करते हैं? जो ओरिजिनल कराची जो था ना, बेसिकली कराची वाज सराउंडेड बाय लिटिल स्मॉलर विलेजेस, लेकिन जो मेन जो हब था, जो ट्रेड का भी हब था, और स्पेशली इन
अगर हम 13th सेंचुरी से मान लें, राजा दलुराय के ज़माने से, जो सुमरा डायनेस्टी का ज़माना था, तो उस वक्त बड़ी एक्टिविटी नज़र आती है, जो फोक लोर और जो उस ज़माने की जो चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो शो करती हैं कि यहाँ पे काफ़ी सिविलाइजेशनल कल्चरल एक्टिविटी थी। तो उसको भी छोड़ें तो फिर 16th-17th सेंचुरी में यहाँ पे अच्छा खासा, इस पे किताब है नाउमल की, जो मेमोयर्स हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी उसमें आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो ज़ाहिर करता है कि यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी थी। तो वो एक्टिविटी जो थी ना, वो इस पे केमारी आइलैंड पे थी। केमारी वाज एन आइलैंड, और ये जो किला था उसका एक दरवाज़ा जो था वो लियारी नदी की तरफ था, दूसरा समुद्र की तरफ था। जो समुद्र वाली साइड थी उसको वो खारा दर कहते थे सिंधी में, और इसको मीठा दर कहते थे लियारी की तरफ जो था। जहाँ पे जो खारा दर कॉलोनी है और ये लियारी वाली जो एरियाज़ हैं, ये यहाँ पानी था, और उसको कलाची जो कुन कहते थे, कराची जो कुन कहते हैं, व्हर्लपूल को, भंवर को कहते हैं। और तो वो लेजेंड्स भी हैं कि वो जो एक ब्लू व्हेल वहाँ आ गई थी, और ये सारी कहानियाँ जो जो फोकलोर में हैं, तो वो भी रिक्लेम करके वहाँ कॉलोनी बन गई। उसकी वजह से भी मैं समझता हूँ कि लियारी नदी की काफ़ी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ब्लॉक हुई हैं, जो लियारी में आके पड़ती थी, लेकिन फिर ये कंस्ट्रक्शन और रिक्लेमेशन की वजह से वो लियारी के बजाय वो डाइवर्ट होके उस तरफ चली जाती हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद, और वो अपना ये जो औरंगी वाली एरिया, फिर इस तरफ। तो ये हालांकि ये पहले हुआ है, ये 18th और 19th सेंचुरी में हुआ है, अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ है। नहीं, नॉट 19th सेंचुरी, सॉरी, ये हुआ है लेट 19th सेंचुरी में, अंग्रेज़ों के आने के बाद, जब ये खारादर वगैरह जो बनी कॉलोनीज। तो ये इस तरह है। अच्छा महसूस हो, कराची और लाहौर दो अलग अलग सूबे में वाक़ शहर हैं, लेकिन दोनों में एक ममासलत है कि दोनों दरिया किनारे वाक़ हैं। और जैसा कि आपने कहा कि कराची के अंदर तो 2 दरिया बहते हैं और लाहौर के साथ रावी। अब इनके जो मौर्रिख़ीन हैं वो ये लिखते हैं कि लाहौर को भी बसाया, तो वो उस वक़्त के हुक्मरानों ने उसकी फ़सील बनाई, उसके दरवाज़े होते थे, उसके आसार आज भी मिलते थे। तो क्या कराची में भी ये दरवाज़े और ये फ़सील वाला सिलसिला उस ज़माने में था? या इस शहर की एंट्रेंस और एग्ज़िट का भी कोई निज़ाम मौजूद नहीं था उस ज़माने में? देखिए, कराची को कोई बड़ा पोर्ट नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ों को अफ़गान वॉर में जो शिकस्त हुई, और उनको अफ़गानिस्तान और जो रशियन जो ट्रेड था, जो उसका ज़ारिस्ट जो थी, तो उनके लिए ज़रूरी था कि उनके पास ऐसा कोई पोर्ट हो जो दोबारा खाता था कराची। हालांकि सिंधीज़ थ्रू आउट 6-7,000 ईयर्स कभी भी कोरंगी के इस तरफ उन्होंने पोर्ट नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता था कि साइज में की ड्यूटी है। और एक एक कोई सुनामी लेजेंड है कि कलात तक भी गई थी। कलात कितना अंदर है, तो इन्होंने जो है वो ये बनाया, और फिर जो भी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, जो भी डेवलपमेंट हुई है, वो अंग्रेज़ों के बाद हुई है। 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में हुई है। लाहौर जो है हैज़ बिन अ हब फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और स्पेशली लाहौर में जो डेवलप हुआ है वो हुआ है मोगलों के पीरियड में। तो मोगल पीरियड्स में जो वहाँ की कंस्ट्रक्शंस जो थे और जो चीज़ें हैं वो बहुत ही एलाबोरेटेड हैं, तो वो अलग, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। कराची इज़ अ लेट कमर, लाहौर वो है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि लाहौर के लिए सबसे बड़ा जो सेटबैक था और है, वो रावी नदी का बेचना था। रावी को कहते हैं द रिवर ऑफ गार्डन्स, और ये वो रिवर है जिसको सेक्रेड पानी माना जाता था। और आप गुरु अर्जन की, जब उसको तशद्दुद किया गया था लाहौर फोर्ट में, जहांगीर ने करवाया था, तो जब वो बेचारे बहुत झुलस गए थे, तो उनसे कहा गया कि भाई अभी तुम्हें क्या चाहिए। और तो हालांकि जो बर्ंट बंदा जो जला हुआ आता है, वो उसको पानी अगर लगे तो वो तकलीफ देता है, तो उसने कहा कि मुझे रावी में नहाने दे। तो एक लेजेंड ये है कि वो रावी में नहाए और वो गायब हो गए, रावी के अंदर ही गायब हो गए। तो रावी का डेड होना और वहाँ रावी में गंदा नाला बहना, ये मैं समझता हूँ कि ये लाहौर की रूह और रावी की रूह के लिए बहुत ख़राब है, और यही वजह है कि वहाँ एयर क्वालिटी ख़राब है। अभी भी 17 किलोमीटर्स का एक एरिया है डाउनटाउन लाहौर में, रावी के अंदर, जो पीट लैंड बन सकती है, और एयर क्वालिटी लाहौर की भी ठीक हो जाएगी, दिल्ली की भी ठीक हो जाएगी। अच्छा महसूस साहब, हमारे इस शहर और इस सूबे के अंदर
मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ अकीदे मानने वाले लोग रहते हैं। मगर जब हम कराची के ओल्ड इलाकों में जाएँ कि जो कि कराची शहर की बुनियाद थे, जिसको ओल्ड सिटी एरिया कहते हैं, तो वहाँ हमें बड़े हद तक ट्रेसेस हिंदुइज़्म के मिलते हैं। बहुत हद तक ट्रेसेस जूइश के भी मिलते हैं, आसार जो अब शायद नहीं मौजूद। इस बात की क्या वजह है कि वो डाइवर्सिटी हमें शहर के दीगर इलाकों में नज़र नहीं आती, बल्कि जिन इलाकों में वो वजूद कायम था, वो भी बतदरीज कम होते जा रहा है या ख़त्म होते जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ कराची का या लाहौर का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के हर जगह पे ही है। आप पेशावर में आपको मिलेगा, आपको कराची तो क्योंकि प्रेडोमिनेंटली यहाँ पे इट वाज अ रूट, पिलग्रिमेज का रूट था टू हिंगलाज। हिंगलाज इज द ओल्डेस्ट इंडियन साइट इन द वर्ल्ड। तो जो भी यहाँ वहाँ जाता था, यहाँ आता था, जैसे राम यहाँ पे आया। बलूचिस्तान में जो वाक़ है। जी जी। अच्छा, और उसके बाद आया हिंदुइज्म वाज अ डोमिनेंट, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैन और ये सारे मज़ाहिब जो थे इनकी बड़े मानने वाले थे। लाहौर में देखें कि लाहौर तो इंटरेस्टिंगली लाहौर जो है राम के जो बेटे थे लो, अ, उसके नाम से लोहोर, होर कहते थे मीठे पानी के बंदर को, या ऐसा मीठा पानी की जगह जिसको सिंधी में तड़ कहते हैं। एग्जैक्ट उर्दू वर्ड तो मुझे उसका नहीं आ रहा। तालाब तालाब? नहीं नहीं, ऐसी जगह हार्बर जिसे कह लें, मीठे पानी का हार्बर, उसको होर कहते थे। तो उस जमाने में इस तरह के शहरों को होर कहते थे, लाहौर। दूसरा बेटा उनका था कुश, जिसकी वजह से कश्मीर बनाया, कश्मीर उनके बेटे के नाम से। उनका जो शहर जो था वो था कसूर, कुशहोर, कुशहोर। तो दोनों बेटे जो है वो लाहौर में ही हैं उनके, और उनकी समाधियां अभी भी हैं। जो लो की समाधि है वो अभी भी मौजूद है किले के अंदर। हालांकि खोल लें तो कितना ही इंडियंस जो है आएंगे और यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। जैसे हमारे हैरत की बात यह है कि दोनों मज़ाहिब के जो बड़ी साइट्स हैं, सिखों के भी और हिंदुओं की भी, वो पाकिस्तान में है। मतलब हम सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं अगर हम थोड़ा पैराडाइम को ठीक करें। मसूद साहब, आप जैसे लोग जो कि निशानदही करते हैं आने वाले वक्त में पैदा होने वाले ख़तरों की, और जो कि उसका सॉल्यूशन भी देते हैं, और जो कि उसके लिए काम करने को भी तैयार हैं वॉलंटरीली, तो क्या आप जैसे इंसान को कभी किसी शख्स या कभी किसी इदारे की तरफ से, इंटेलेक्चुअल की तरफ से या रियासत की तरफ से अप्रोच किया गया कि मसूद साहब अपना इनपुट हमें भी दें ताकि हम इस शहर को, इस मुल्क को बेहतर कर सकें? नहीं, किसी ने कोई इस तरह कोई फॉर्मली तो किसी ने नहीं किया है, लेकिन मैं लिखता होता रहता हूँ अखबारों में, डॉन और द न्यूज़ वगैरह में भी, बाकी जगहों पे भी बोलते भी रहते हैं, लेकिन किसी ने किया नहीं है। लेकिन सॉल्यूशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के भी सॉल्यूशंस हैं, लाहौर के भी हैं, कोयटा के भी हैं। कोयटा किसी हद तक, तो कोयटा जो है वो पहली माइग्रेशन जो क्लाइमेटिक होगी वो कोयटा से होगी। लोग पूरा का पूरा शहर माइग्रेट करेगा। पेशावर की हैं, है सॉल्यूशंस तो हैं, लेकिन ये कि अब कोई इंटरेस्ट लेगा तो हम बताएंगे अब क्या करें। मसूद साहब, आपसे मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि कराची का जो एक बड़ा पैदा होने वाला मसला जो कि हर साल के साथ बढ़ता भी जा रहा है, वो गर्मी है। हर साल इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। फ़ील लाइक 50, फ़ील लाइक 48। इस बात की क्या वजूहात हैं? क्या क्लाइमेटिक चेंज है, या इसके पीछे भी कोई पसे पर्दा ऐसी अनूनी बात है जो हमारी और आपकी? दो चीज़ें मैंने, क्लाइमेट चेंज ऐसे कोई आसान नहीं है। इट्स अ कोस्टल सिटी। इस बेसिकली अगर इसको मैप में देखें तो ये एक वो है, उसको क्या कहते हैं, एक नाम आता है बे। इट्स बेसिक, इट्स नॉट एक्चुअली अ बे, बट इट्स बेसिकली बे से मिलता जुलता है। यानी कि आप देखेंगे दो तरफ अतराफ से इसको पानी आता है, तो या तो गर्मी होनी नहीं चाहिए, थी भी नहीं। एक तो कंक्रीट, हीट आइलैंड इफेक्ट होता है। इतना कंक्रीट है कि पूरा दिन वो गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, रात को कूल ऑफ नहीं होता, नेक्स्ट डे फिर होता होना शुरू हो जाता है। और दूसरा है पानी, जो समंदर के पानी में तेजाबियत, यानी आपके समंदर में पानी तो है नहीं, गटर है कि उसमें केमिकल्स हैं। तो वो जो जो हीट का इम्पैक्ट लाते हैं ना, जो बुखारात बनते हैं, वो इस गर्मी को बढ़ा देते हैं। फील लाइक जो आप कह रहे हैं ना, चूँकि नमी तो होती है, और नमी में भी वो एसिडिटी हो, तो ज़ाहिर है वो गर्मी आपको फील ज़्यादा होगी, और ये और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। अगर आपने
आंख नहीं खोली तो 4-5 सालों के अंदर जो सिचुएशन होगी वो बहुत ख़राब होगी। मसूद साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज की इस नशिश के अंदर आपके साथ बड़ी मुफीद बातें हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस आवाज़ को, आपकी इस सदा को कोई ना कोई सुने, कि जिसके पास इख्तियार भी हो, ताकत भी, और जो विल भी रखता हो, जो ख्वाहिश भी रखता हो, जो सोच भी रखता हो इस शहर को बेहतर बनाने के लिए। हम अपने तमाम नाज़रीन की भी बेहद शुक्रगुजार हैं जो इस पॉडकास्ट के दौरान हमारे साथ जुड़े रहे, और हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अपने फीडबैक के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट@5 पे हमें अपनी आरा से मुतलब भी करें। अपने मेज़बान तलहा अनवर को इजाज़त दीजिए इस पॉडकास्ट से, इस दरख्वास्त के साथ कि पाकिस्तान की खातिर जिएं, पाकिस्तान की खातिर ज़िंदा रहें, और पाकिस्तान को बेहतर और तवाना और तरोताज़ा बनाने के लिए अपने तन, मन और धन से बाजी लगाएं। अपना और पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।